मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। जब वो नहीं था तब वो था ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं थी। लेकिन अब तो वो जाने कहां से मेरे घर में आके डट गया है। लगता है उसके चले जाने पर मेरा ये घर नहीं रह जाएगा। कहते जी उसको क्या हुआ है? अगर भाग्य में लिखा होगा तो अभी बहुत दिनों तक वो बच भी सकता है, लेकिन आयुर्वेद में जैसा लिखा है। क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है पैत्रिकान सन्निन पातजान कफात समुत। अब ये श्लोक वगैरह तो अब रहने दीजिए, इससे मेरा डर और भी बढ़ जाता है। आप तो बस ये बताइए कि करना क्या चाहिए? बहुत सावधानी से रहना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन किस बात से सावधान रहना होगा? अब साफ साफ बताइए ना। मैंने तो पहले ही कह रखा था, उसे घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना होगा। जी, जरा से बच्ची को दिन रात घर में बांधे रखना तो बहुत ही मुश्किल है। आप ही कहिए और कीजिएगा भी क्या। ये चाड़े की धूप और हवा दोनों ही तो उसके लिए विष के समान है। शास्त्रों में लिखा है अपस मारे ज्वरे। बस ये शास्त्र वगैरह रहने दीजिए। मतलब कि उसे बंद करके रखना पड़ेगा। वैद्य जी, दूसरा कोई उपाय नहीं है क्या? आप बताइए ना वैद्य जी। पवने तपने चैव। अरे आपका ये चैव पैव लेकर भला मैं क्या करूंगा? आप तो बस ये बताइए कि करना क्या है। सच कहूं, आपका ये परहेज बड़ा ही मुश्किल है। रोग की सारी तकलीफ वो बेचारा चुपचाप सह लेता है, लेकिन आपकी कड़वी दवा खाने में उसे जो कष्ट होता है ना, वो देखकर तो मेरा हृदय फटने ही लगता है। वो तकलीफ जितनी ही अधिक होगी, उसका फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी से तो महर्षि च्यवन ने कहा है भेषजम हितवाक्यम चहतिवतम अशुलफलप्रदम। वैद्य, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तत्माशय, अब हम चलेंगे। बंद करके रखना पड़ेगा। तो गजब हो गया। क्यों भाई, तुम्हें मुझसे क्या डर है? अरे तुम बच्चों को बहकाने के सरदार जो हो। अब ना तो तुम बच्चे हो, ना तुम्हारे घर में कोई बच्चा है, और अब तो बहकाने की तुम्हारी उम्र भी नहीं रही। तुम्हें किस बात का डर है? क्या बताऊं, घर में एक बच्चा जो ले आया हूँ। अच्छा, सुबह से? अरे मेरी घर वाली बहुत दिनों से लड़का गोद देने की धुन बांधे बैठी थी। अरे ये तो मैं बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन तुम तो किसी बच्चे को गोद लेना ही नहीं चाहते थे। अरे बैठो। तुम तो जानते ही हो भाई, मैंने बड़ी तकलीफ से रुपए जोड़े हैं।
फिर जाने कहां से कोई पराया लड़का आकर मेरी इतनी मेहनत की कमाई को यूं ही उड़ाता रहेगा। अरे ये बात सोचने में भी मुझे बुरी लगती थी। अच्छा फिर ये लड़का मुझे जाने कैसा लग गया कि इसके लिए जितना ही खर्च करते हो, समझते हो रुपए का सबसे बड़ा भाग यही है। हाँ, अरे पहले मेरा धन कमाना एक नशे की तरह था। दादा बिना कमाए चैन ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज जो रुपए जोड़ रहा हूँ वो सब इस बच्चे को ही तो मिलेंगे, ये सोच के कमाई में एक तरह का आनंद मिल रहा है। अच्छा भाई ये बताओ कि इस बच्चे को तुमने पाया कहाँ से? गांव के रिश्ते में ये मेरी स्त्री का भतीजा है। छोटी सी उम्र में बेचारे की माँ चल बसी। अभी कुछ दिन पहले इसका बाप भी जाता रहा। तब तो उसको मेरी जरूरत है। वैद्य जी ने कहा है कि जरा सी देर में बेचारे का वात पित्त कफ जैसे एक साथ बिगड़ उठा है। उससे उसके बचने की बहुत उम्मीद नहीं है। बस एक ही उपाय रह गया है कि इसे जाड़े की धूप और हवा से बचा के घर में बंद करके रखा जाए। लेकिन घर से बाहर निकालना है तो तुम्हारे बुढ़ापे का खेल है, इसी से तुमसे डर लगता है दादा। तुम झूठ नहीं कहते भाई, मैं बड़ा डरावना हो गया हूँ। बिल्कुल इस जाड़े की धूप और हवा की तरह। लेकिन भाई बच्चे को घर में बांध के रखने वाले कुछ खेल भी मैं जानता हूँ। मैं जरा ये अपना काम धंधा निपटा जाऊं, फिर उस बच्चे से दोस्ती काट लूंगा। ठीक है दादा। भोले पाजी मुने से गान करे, भोले पाजी मुने से गान करे, भोले भोले क्या है अमन? मैं क्या वहां तक भी ना जा सकूंगा? नहीं बेटा। वो देखो ना, जहाँ बुआ जाते में दाल डलती है, देखो ना जहाँ गिलहरी दाल की खुदा लेकर कुट कुट करके खा रही है, मैं क्या वहां तक भी ना जा सकूंगा? नहीं बेटा। मैं गिलहरी होता तभी अच्छा था। पापा जी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? बेटा वैद्य जी कह गए हैं कि बाहर जाने से तुम बीमार हो जाओगे। ये बात भला वैद्य जी को कैसे मालूम है? ये कैसी बात है अमन? भला वैद्य जी नहीं जानेंगे? उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोथियां जो पढ़ रखी हैं। तो क्या पोथी पढ़ने से ही सब कुछ जाना जा सकता है? अरे तुम इतना भी नहीं जानते? मैंने तो कोई पोथी पढ़ी ही नहीं, शायद इसी से नहीं जानता। बेटा बड़े बड़े पंडित लोग भी तुम्हारी तरह होते हैं, वो घर से बाहर निकलते ही नहीं। वो घर से बाहर नहीं निकलते? हाँ, वो निकलेंगे कब? तुम ही बताओ ना। अरे वो तो बैठे बैठे इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ा करते हैं और किसी तरफ उनकी नजर ही नहीं जाती। अमर बाबू बड़े होके तुम भी पंडित बनोगे और इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ा करोगे नहीं पापा जी, और लोग तुम्हें देख के समझ में पड़ जाएंगे। मैं पंडित नहीं बनूंगा। ये कैसी बात मैं है? पंडित आगे से नहीं बनूंगा पापा जी। अगर मैं पंडित हो पाता तो धन्य हो जाता। देखने की जितनी चीजें हैं मैं उन सबको देखूंगा, देखता हुआ घुमा करूंगा। सुनो तो जरा, क्या देखोगे? देखने को इतना है ही क्या? पापा जी इस खिड़की से वो जो पहाड़ दिखाई पड़ता है ना, मेरा बड़ा मन करता है कि उसे पार करके आगे चला जाऊं। जैसे पागलों की सी बात है, काम नहीं धंधा नहीं, खामखा पहाड़ को पार करने चला जाओ। अरे क्या जो तुम देख रहे हो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अमर बाबू ये जो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा किया हुआ है ना, तो समझना पड़ेगा इसे पार करने की मनाही है। नहीं तो इतने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करके इतना बड़ा एक पहाड़ खड़ा करने की क्या जरूरत थी है? पापा जी तुमको ऐसा लगता है कि वो मना कर रहा है? बिल्कुल। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है धरती बोल नहीं सकती ना, इसी से
दोनों हाथ आसमान में उठाकर हमें अपनी ओर बुला रही है। बहुत दूर के जो लोग घर में दोपहर को सोए रहते हैं ना, वो भी ये पुकार सुन पाते हैं, लेकिन पंडित लोग शायद इसे ना सुन पाते हो। अरे वो तुम्हारी तरफ पागल नहीं है ना बेटा, वो सुनना चाहते भी नहीं। वो जी, कल मैंने अपने जैसे पागल को देखा था। अच्छा, कैसा था वो उसके कंधे पर बांस की एक लाठी थी, उसमें एक पोटली बंधी थी, वो हाथ में लोटा और पैरों में नागौरी जूते। वो उस मैदान की राह से उस पहाड़ की ओर जा रहा था। मैंने पुकार कर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, पता नहीं, जहां भी चला जाऊं। मैंने पूछा, क्यों जा रहे हो? उसने कहा, काम ढूंढने। जी, काम भी क्या ढूंढना पड़ता है? पड़ता क्यों नहीं बेटा, जाने कितने लोग काम ढूंढने जाते हैं। ढूंढने जाते? तो ठीक। आ जाओ बेटा। अरे मैं भी काम ढूंढता फिरूंगा। हाँ, लो, अगर ढूंढ कर भी ना पा सकोगे तो? ढूंढ कर भी ना पा सकूंगा तो फिर ढूंढूंगा। जी, उसके बाद वो नागौरी जूतों वाला आदमी चला गया। मैं यही इस खिड़की के पास खड़ा होकर देखता रहा। वो जहाँ डूबर गाछ के नीचे झरना नहीं बह रहा, वहां उसने लाठी उतार के रख दी, पोटली खोली और पानी से सानकर सत्तू खाने लगा। खाना खाकर झरने के पानी में हाथ पांव धोए, पानी पिया और झरने के पानी को पार करता हुआ दूर पहाड़ के पार चला गया। बुआ जी, मैंने बुआ जी से कह रखा है, जब मैं अच्छा हो जाऊंगा ना तो उसी झरने के किनारे जाकर सत्तू खाऊंगा। फिर तुम्हारी बुआ ने क्या कहा? पिछवा बोलो, आगे तुम्हें भालो हो जाओ, तारपरे तुम्हें वही झरना नहीं है, छातू खाओ। अच्छा बुआ जी, मैं कब तक अच्छा हो जाऊंगा? बेटा, अब तुम्हारे अच्छे होने में बहुत देर नहीं है। बहुत देर नहीं है? फिर तो अच्छा, फिर अच्छा होता ही चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे? कितने ही टेढ़े मेढ़े झरनों के पानी में पाँव डुबो डुबोते घूमता फिरता उन्हें पार करता चला जाऊंगा। जब दोपहर को सब लोग सो रहे रहेंगे ना, तो मैं घूमता फिरता काम ढूंढता चला जाऊंगा। अच्छी बात है बेटा, चले जाना। पहले तुम ठीक तो हो लो, उसके बाद मुझे पंडित होने को नहीं कहना बुआ जी। अरे फिर तुम क्या होना चाहोगे? मैं मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं आपको सोच के बताऊंगा। देखो बेटा, तुम ऐसे ही जिस किसी परदेसी को बुला के यूं बातें मत किया करो। परदेसी आदमी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बुआ जी। और अगर वो तुम्हें पकड़ के ले जाता तो अच्छा ही होता, लेकिन मुझे तो कोई पकड़ के भी नहीं ले जाता, सब मुझे यहीं बिठाए रखते हैं। अमल बेटा, अब मैं काम से जा रहा हूँ। अब सुनो, देखो इधर, घर से बाहर मत निकल जाना, ठीक है? नहीं जाऊंगा, यहीं इस खिड़की पर बैठा रहूंगा। दही वाले, ओ दही वाले, ताजी है। दही वाले, ओ दही वाले। दही ले आओ, दही। काहे चिल्ला रहे हो? तुमको दही लेवे काहे का? दूंगा कैसे? मेरे पास पैसे कहाँ है? फोकट में टाइम खराब कर रखा हो। है? अगर मैं जा सकता तो तुम्हारे साथ जाता। क्या बोले? अगर मैं यहाँ से जा सकता तो तुम्हारे साथ जाता। हमारे साथ चल रहे थे? हाँ। अच्छा, यहाँ बैठ के क्या करत हो आप? वो मुझे वैद्य जी ने बाहर निकलने के लिए मना कर दिया ना, इसी से मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। भाई जी मना करती है। क्या हुआ क्या है तुम्हें? क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, बस
वैद्य जी ने बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। अरे हाँ तुम कहाँ से आ रहे हो? हम अपने गांव से आवत है। अपने गांव से? हाँ बहुत दूर है तुम्हारा गांव। बहुत दूर, बहुत दूर। वो पचमुंडा पहाड़ दिखाते है, वो पहाड़ के पीछे तलहटी में है हमारा गांव। वहाँ वो सामने नदी बहत है ना, वहाँ नदी के किनारे हमारा गांव। पचमुंडा पहाड़, हाँ शामली नदी। क्या पता, शायद मैंने तुम्हारा गांव देखा है। कब? ये मुझे याद नहीं आता। हमारा गांव देखे हो तो किसी रोज उस पहाड़ तली गए रहेगा? नहीं, मैं गया तो कभी नहीं। हैं? फिर भी मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने कुछ देखा है। अच्छा, बहुत पुराने जमाने के बहुत बहुत बड़े पेड़ों के तले है तुम्हारा गांव, लाल रंग के रास्ते के किनारे, है ना? हाँ तो ठीक है हो। वहाँ 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 पहाड़ों पर वहाँ गाय चरा करती है ना? बिल्कुल ठीक। हमारे गांव के सभी गाय गोरू वो पहाड़ पे ही तो चरत है। बहुत ढेर सारी है हमारी गैया हमारे गांव में। और वहाँ की औरतें वो सब नदी से पानी भर भर के ले आती है और वो सब लाल साड़ी पहनती है ना? अरे दैया रे, तुम गए नहीं हो तब भी सब जाना तो बिल्कुल ठीक कहा। हमारे गांव के सब औरत जात वहाँ नदी में से ही पानी भर के लावत है गगरा में, लेकिन सब लाल साड़ी पहनत है ऐसा बात नहीं है। हमके बूझ पड़त है कि तुम किसी रोज हमारे गांव गए जरूर हो, गए हो ना? सच कहता हूँ वाले, मैं उस वक्त कभी नहीं गया, लेकिन जिस दिन मुझे बैठ जी बाहर जाने को कहेंगे तो मुझे अपने गांव ले चलोगे? हाँ काहे ना ले चल, हाँ। जरूर ले चलो। हाँ ले चलना, हाँ। ले चलना। फिर तुम मुझे वो ये दही बेचना सिखा देना। हाँ मैं दही बेचता फिरूंगा। हाँ। तुम काहे दही बेचबो बाबू, तुम तो बड़ा बड़ा पोथी पढ़ के बड़ा पंडित बनी हो ना, हाँ। भाई पंडित हो ना। हाँ। मैं तो तुम्हारी लाल सड़क के किनारे पुराने बरगद के तले गोहाल टोलों से दही लाकर गाँव गाँव घर घर बेचता फिरूंगा। वो, कैसे कहते हो तुम? कैसे? दही लो दही, दही। बढ़िया दही, मिष्टी दही, ऐसे ऐसे आवाज लगाऊंगा। तुम ये आवाज लगाना सिखा देना मुझे। हाँ खोट गई तकती। हाँ। बाबू ये दही बेचे का काम ये कोई सीखे का काम? दही वाले, हाँ। ये सुर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आसमान के अंतिम छोर से जैसे पंछी की पुकार सुनने से मन उदास हो जाता है, वैसे ही जब तुम उन पेड़ों की कतार के बीच से उस रास्ते के मोड़ से जब तुम्हारी पुकार सुन पड़ती थी तो मेरा मन होता था जाने कैसे ये बचवा ला तनी दही खा लिया। मेरे पास पैसे कहाँ है? उनकी कौड़ी तो नहीं ना, हम तो पन्नों बोली की बात ही नहीं की। तो दही खाएगा बा तो हमके बहुत अच्छा लगा। ले खा खा ले। तुम्हें क्या बहुत देर हो गई? बहुत देर नहीं भाई, हमारा तुम नुकसान ही नहीं हुआ। हाँ दही बेचे में इतना सुख है, इतना तुमसे सीखा है बाबू, इतना सुख है दही बेचे में। दही लो ए बहन जी, दही ले लो, आधा दाम पे दे दही, एक बार ले लो, ताजी दही है, दही लो।
इतना क्यों चिल्ला रहे हो? डरते नहीं तुम मुझसे? क्यों? तुमसे डरने की कोई बात है क्या? अगर मैं तुमको पकड़ ले जाऊं तो? पकड़ के ले जाओगे? कहाँ? अच्छा, वो पहाड़ के पार ले चलोगे? अगर मैं एकदम से राजा के पास ले जाऊं तो? राजा के पास ले जाओगे? तो ले चलो ना। लेकिन मुझको तो वैद्य ने बाहर निकलने की मनाही कर रखी है। मुझको पकड़ के कोई नहीं ले सकेगा। वैद्य ने मनाही कर रखी? तभी तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया है, आंखों के नीचे काली स्याही फिर गई, और ये हाथों पे नसें उभर रही हैं। तुम घंटा ना बजाओगे पहरेदार? अभी वक्त नहीं हुआ है। वक्त नहीं हुआ? कोई तो कहता है वक्त निकला जा रहा है, कोई कहता है वक्त ही नहीं हुआ। अच्छा, तुम घंटा बजा दोगे तो पहरेदार वक्त हो जाएगा ना? ऐसे कैसे हो सकता है? जब वक्त हो जाता है तभी तो मैं घंटा बजाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा घंटा, सुनने में खूब अच्छा लगता है। दोपहर को जब हमारे घर में सभी खा पी चुकते हैं ना, तो फूफा जी जाने कहाँ काम करने चले जाते हैं, और पिशीमा रामायण पढ़ती पढ़ती सो जाती है। और वो मेरा नन्हा कुत्ता वो दालान के कोने में ना पूंछ में सिर घुसा के ऐसे 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 सोया रहता है। तब बजता है तुम्हारा घंटा। अच्छा, क्यों बजता है तुम्हारा घंटा? घंटा सबको ये बताता है कि वक्त बैठा नहीं है, चला जा रहा है। चला जा रहा है? कहाँ? किस देश को? ये तो बेटा कोई नहीं जानता। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं इस समय के साथ ही चला जाऊं, जिस देश की कोई बात नहीं जानता ना, उसी बहुत दूर के देश में। एक दिन तो बेटा उस देश में सभी को जाना होगा। मुझे भी जाना है। जाना तो होगा ही। लेकिन मुझे तो वैद्य ने बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है। हो सकता है वैद्य खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाए। तुम उन्हें नहीं जानते, वो तो सिर्फ बांध के रखना जानते हैं। और जो अच्छे वैद्य हैं वो आकर छुड़ा जाते हैं। अच्छे वैद्य? अच्छे वैद्य? वो कब आएंगे? पहले कब आएंगे? बताओ मुझे, यहाँ बैठा रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं तो बैठा ही हूँ जहां मुझे बैठा रखा है, मैं तो वहां से हिला नहीं। लेकिन जब तुम्हारा घंटा बजता है ना, तो मेरा मन जाने कैसे करने लगता है। पहला वो रास्ते के किनारे वाले मकान में, वो जहाँ बहुत सारे लोग आते आते हैं, वहाँ देखो वो जहाँ झंडा करा दिया है लाल रंग का, वहाँ क्या हुआ है? वहाँ नया डाकघर खुला है। डाकघर? किसका डाकघर? डाकघर और किसका होगा? राजा का डाकघर। राजा का डाकघर? राजा के डाकघर में सारी चिट्ठियां राजा के पास से आती है। आती क्यों नहीं? देख लेना, एक दिन तुम्हारे नाम की भी चिट्ठी जरूर आएगी। मेरे नाम की चिट्ठी आएगी? लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूँ। हमारे राजा तो बच्चों को भी इतनी छोटी छोटी चिट्ठियां लिखा करते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा पहला। अच्छा, तो मेरी चिट्ठी आने पे मुझे कौन ला के देगा? और तुम्हें कैसे पता हुआ कि वो मुझे चिट्ठी लिखेंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो राजा तुम्हारी इस खिड़की के सामने इतना बड़ा झंडा फहराकर डाकघर क्यों खोलते? पहला, वो मेरी चिट्ठी आने में मुझे कौन ला के देगा? राजा के डाकिये जो है, देखा नहीं तुमने? छाती पे सोने के तमगे लटकाए घूमते फिरते हैं। घूमते फिरते? फिर ठीक, बड़ा होके मैं भी डाकिया बनूंगा। डाकिया बेटा बहुत भारी काम है। धूप हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, सभी के घर चिट्ठी बांटने जाना पड़ता है। बहुत जबर काम है बेटा ये। हाँ। अरे तो तुम हंसते क्यों हो? यही काम तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। नहीं, तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा है। दोपहर को जब धूप झाएं झाएं करती है तो तुम्हारा घंटा बज उठता है। कभी रात में जाग उठता हूं तो देखता हूं कि घर का दीपक बुझ गया है और दूर अंधेरे में तुम्हारा घंटा बज रहा है। अरे बेटा, चौधरी आ रहा है, मैं निकलता हूँ। चौधरी? अगर उसने तुम्हारे साथ मुझे बातें करते हुए देख लिया तो बहुत मुश्किल होगी। कहाँ है? हो रहा बहुत दूर। उसे शायद राजा ने चौधरी बनाया है। नहीं, वो खुद ही चौधरी बना फिरता है, और अगर उसकी कोई ना सुने तो मुश्किल खड़ी कर देता है।
लोगों से दुश्मनी करके ही अपना धंधा चलाता है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा और तुम्हें शहर की सारी खबर सुनाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखना। अगर मुझे रोज राजा की एक चिट्ठी मिला करे तो बड़ा मजा रहे। यही इस खिड़की में बैठा बैठा पढ़ लिया करूं। लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मुझे चिट्ठियां पढ़ के कौन सुनाया करेगा? पिशीमा पिशीमा तो बस रामायण पढ़ती है, वो क्या राजा की चिट्ठियां पढ़ सकेगी? कोई बात, अगर चिट्ठियां नहीं भी पढ़ पाऊंगा ना तो सारी चिट्ठियां इकट्ठी करके रख लूंगा। बड़ा होने पे पढ़ूंगा। हाँ, सारी चिट्ठियां बड़ा होने पे पढ़ूंगा। थोड़ा जाते हैं। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। वो कब आएंगे? पहले कब आएंगे? बताओ मुझे। यहाँ बैठा रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं तो बैठा ही हूँ जहां मुझे बैठा रखा है, मैं तो वहां से हिला नहीं। लेकिन जब तुम्हारा घंटा बजता है ना तो मेरा मन जाने कैसे करने लगता है। पहला, हाँ? वो रास्ते के किनारे वाले मकान में, वो जहाँ बहुत सारे लोग आते आते हैं, देखो वो जहाँ झंडा करा दिया है लाल रंग का, वहाँ क्या हुआ है? वहाँ नया डाकघर खुला है। डाकघर? किसका डाकघर? डाकघर और किसका होगा? राजा का डाकघर। राजा का डाकघर? राजा के डाकघर में सारी चिट्ठियां राजा के पास से आती है। आती क्यों नहीं? देख लेना, एक दिन तुम्हारे नाम की भी चिट्ठी जरूर आएगी। मेरे नाम की चिट्ठी आएगी? लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूँ। हमारे राजा तो बच्चों को भी इतनी छोटी छोटी चिट्ठियां लिखा करते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा। पहला अच्छा, मेरी चिट्ठी आने पे मुझे कौन ला के देगा? और तुम्हें कैसे पता हुआ कि वो मुझे चिट्ठी लिखेंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो राजा तुम्हारी इस खिड़की के सामने इतना बड़ा झंडा फहराकर डाकघर क्यों खोलते? पहला, वो मेरी चिट्ठी आने पे मुझे कौन ला के देगा? राजा के डाकिये जो है, देखा नहीं तुमने? छाती पे सोने के तमगे लटकाए घूमते फिरते हैं। घूमते फिरते? फिर ठीक, बड़ा होके मैं भी डाकिया बनूंगा। डाकिया बेटा बहुत भारी काम है। धूप हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, सभी के घर चिट्ठी बांटने जाना पड़ता है। बहुत जबर काम है बेटा ये। हाँ। अरे तो तुम हंसते क्यों? यही काम तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। नहीं, तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा है। दोपहर को जब धूप झाई झाई करती है तो तुम्हारा घंटा बज उठता है। कभी रात में जाग उठता हूं तो देखता हूं कि घर का दीपक बुझ गया है और दूर अंधेरे में तुम्हारा घंटा बज रहा है। अरे बेटा, चौधरी आ रहा है, मैं निकलता हूँ। चौधरी? अगर उसने तुम्हारे साथ मुझे बातें करते हुए देख लिया तो बहुत मुश्किल होगी। कहाँ है? वो रहा, बहुत दूर। उसे शायद राजा ने चौधरी बनाया है। नहीं, वो खुद ही चौधरी बना फिरता है और अगर उसकी कोई ना सुने तो मुश्किल खड़ी कर देता है। लोगों से दुश्मनी करके ही अपना धंधा चलाता है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा और तुम्हें शहर की सारी खबर सुनाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखना। अगर मुझे रोज राजा की एक चिट्ठी मिला करे तो बड़ा मजा रहे। यही इस खिड़की में बैठा बैठा पढ़ लिया करूं। लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मुझे चिट्ठियां पढ़ के कौन सुनाया करेगा? पिशीमा पिशीमा तो बस रामायण पढ़ती है, वो क्या राजा की चिट्ठियां पढ़ सकेगी? कोई बात, अगर चिट्ठियां नहीं भी पढ़ पाऊंगा ना तो सारी चिट्ठियां इकट्ठी करके रख लूंगा। बड़ा होने पे पढ़ूंगा। हाँ, सारी चिट्ठियां बड़ा होने पे पढ़ूंगा। कौन है? कौन है जो इस तरह से मुझको? कहाँ का बंदर है ये? तुम चौधरी हो ना? तुम्हें तो सब जानते मानते हैं, है ना? मानते क्यों नहीं, खूब मानते हैं। अच्छा, राजा का डाकिया भी तुम्हारी बात मानता है?
नहीं मानेगा तो जान बचेगी उसकी। मजाल है। तो ठीक है चौधरी जी, तुम उससे कह देना मेरा ही नाम अमल है, मैं यहाँ इस खिड़की में बैठा रहता हूँ। क्यों? अगर मेरी कोई चिट्ठी आए तो? ये भला कौन चिट्ठी लिखेगा? अगर राजा चिट्ठी लिखे तो? राजा तुझको चिट्ठी लिखेगा? क्यों? तेरा दोस्ताना है राजा के साथ? मुझको खबर मिली है, कई दिनों से तुझसे मुलाकात न होने के कारण ना मरा जा रहा है बेचारा। आएगी आएगी लड़के, तेरे नाम की चिट्ठी जरूर आएगी। देखता हूँ में 2 पैसे क्या जमा हो गए। राजा बादशाह के सिवा दूसरी बात नहीं हो रही है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है लड़के, मैं बंदोबस्त किए देता हूँ, इससे राजा की चिट्ठी तेरे घर आ सके। हाँ ना तुम्हें किसी को तो होवे ना, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। अरे क्यों भला, मैं राजा को बोल दूंगा, वो ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा। तुरंत तेरी खबर लेने के लिए अपने प्यादे दौड़ा देगा। हाँ वैसे माधव दत्त की हिम्मत तो कम नहीं है। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ जाए, दुरुस्त हो जाएगा। छनकाती जा रही हो, जरा रुको ना। मुझे रुकने की फुर्सत कहाँ, वक्त जो बीता जा रहा है। असल में तुम रुकना ही नहीं चाहती, मैं भी यहाँ बैठे रहना नहीं चाहता। तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत ही तारीख की याद हो आई है। बताओ तो सही, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, बस मुझे वैजी ने बाहर निकलने के लिए मना कर दिया ना, इसी से मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। तब तो तुम हरगिज़ बाहर नहीं निकलना। वैद जी की बात को ना मानना चाहिए, उत्पात नहीं करना चाहिए, वरना ये लोग ना तुम्हें चुराते होंगे। बाहर की ओर देखकर तुम्हारा मन छटपटा रहा है ना? मैं काम करती हूँ, तुम्हारे यहाँ आधा दरवाजा जो खुला है इसे बंद कर देती हूँ। नहीं, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मैं सुधा हूँ। सुधा? कौन सुधा? जानते नहीं? मैं आगे मालिन की बेटी हूँ। तुम क्या करती हो? डाला भरकर फूल चुन लाती हूँ और फिर उनकी माला गूंथती हूँ। फूल चुनने जाती हो? अभी मैं फूल चुनने ही जा रही थी। हाँ। फूल चुनने जा रही हो? तभी तुम चलती हो ना तो लगता है जैसे तुम्हारी पायल बज रही है, छन छन छन। मैं अगर तुम्हारे साथ जा सकता ना तो वो बहुत ऊंची डाल के वो ना दिखने वाले फूल भी तुम्हारे लिए तोड़ देता। हाँ क्यों नहीं? फूलों पायल मुझसे ज्यादा तो तुम जानते हो ना। जानते क्यों नहीं? मैं 7 भाइयों वाली चंपा का हाल जानता हूँ। मुझे लगता है अगर लोग मुझे छोड़ दे तो मैं वहां जा सकता हूँ
जहाँ खूब घने जंगल में कोई खोज कर भी राह नहीं पा सकता, जहाँ पतली डाल की पुंगी पर मुनिया चिड़िया बैठी बैठी झूला झूलती है, वहाँ 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 मैं चंपा बन के खेल सकता हूँ। तुम मेरी पारुल दीदी बनोगी? तुम्हारी भी क्या अकल है? मैं पारुल दीदी कैसे बनूंगी? मैं सुधा हूँ, शशि मालिन की बेटी। मुझे ना रोज इतनी सारी मालाएं उठनी पड़ती हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी तरह इसी जगह बैठी रह पाती तो कैसा मजा आता ना। तब तुम दिन भर क्या करती? मेरी ना एक बनिया बहू गुड़िया है, उसका ब्याह करती और मुझे मेरी बहन बिल्ली है ना उससे लेकिन नहीं, देर हो रही है, देर होने पर फिर फूल नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर और रुको ना भाई, আমাকে খুব ভালো লাগছে। ভালো চেহারা মতো চুপচাপ করে বসে। मैं अभी फूल लेके लौटूंगी ना, फिर हम खूब गपशप करेंगे। तब तुम मुझे क्या फूल भी देती जाओगी? फूल यूं ही कैसे दूंगी? उनका दाम देना होता है। तो दाम दे दूंगा। मैं जब वो पहाड़ को पार करके काम ढूंढने जाऊंगा ना, तब तुमको दाम भी देता जाऊंगा। यही सही। लेकिन तुम आओगी ना? आऊंगी। आओगी ना? हाँ आऊंगी। मुझे भूल तो ना जाओगी? मेरा नाम अमन है, तुम्हें याद रहेगा। हाँ, मुझे याद रहेगा। देखना, मैं भूलूंगी नहीं। सुनो भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे हम लोग खेलने जा रहे हैं। खेलने? तुम लोग क्या खेलोगे? हम लोग खेती का क्या खेलेंगे? हाँ, ये देखो हमारा हल। और हमको ना बैल करेंगे। अब बैल। तुम लोग दिन भर खेलोगे? और फिर शाम को नदी के किनारे किनारे घर लौट जाओगे, है ना? हाँ, शाम को लौटेंगे। भाई तुम लोग मेरी इस खिड़की के सामने से लौटना। हाँ अरे तो तुम बाहर चलो खेलते हैं। नहीं, मुझे वैद जी ने बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। वैद जी ने? वैद की मनाही शायद तुम ही मानते हो, लेकिन हमें तो देर हो गया ना। चलो चलो हम चलते हैं। भाई थोड़ी देर यहीं मेरी खिड़की के सामने खेलो ना, मैं देखूंगा। अरे यहाँ पर हम किस चीज से खेलेंगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो मेरे इतने सारे खिलौने हैं ना, इनको तुम ही लोग ले लो। मुझे तो अकेले खेलना अच्छा नहीं लगता ना, तुम लोग खेल लो। खेलो खेलो, तुम लोग खेलो, मैं देखूंगा। यहाँ खेलो भाई मैं भी आऊँ। तुम ये सब खिलौने में दे रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होगा? मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैंने सारे खिलौने तुम्हें दे दिए। लेकिन फिर हम इन्हें वापस भी देंगे। तुम्हें वापस नहीं करना होगा। कोई तुम पे नाराज तो नहीं होगा ना? कोई नाराज नहीं होगा। तुम बस मेरे इस खिड़की के सामने आके ना थोड़ी देर रोज खेल लेना। जब ये पुराने हो जाएंगे ना, मैं और नए मंगा दूंगा। भाई तुम तो सो ही जा रहे हो। हाँ, मुझे रह रहे कि नींद आ जाती है। बहुत देर से बैठा हूं ना, अब और नहीं बैठा जाता। अरे अभी तो एक ही दिन हुआ है, तुम्हें अभी से नींद आने लगी? वो देखो, एक पैर का घंटे बज रहा है। हाँ, वो मुझे सो जाने के लिए कह रहा है। अच्छा तो चलते हैं, कल सवेरे आ जाएंगे। चलो भाई सुनो, तुम लोग तो बाहर रहते हो, तुम लोग क्या राजा के डाकिये को जानते हो? हाँ पहचानते क्यों नहीं, खूब पहचानते हैं। अच्छा, कौन है वो? क्या नाम है उसका? एक है बादल टाकिया, दूसरा शरद, और भी बहुत है। अच्छा भाई, अगर मेरे नाम की कोई चिट्ठी आएगी तो मुझे
पहचान सकेंगी? अरे क्यों नहीं पहचान सकेंगे? तुम्हारा नाम होगा ना उसमें, खूब पहचान लेंगे वो तुम्हें। भाई जब तुम लोग आओगे तो मेरी पहचान करा दो डाकिए से। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। तो अब चले। चलो चलो, चलो, चलो। आजा आजा। 13 किलो। पापा जी, आज क्या मैं अपनी उस खिड़की पे भी ना जा सकूंगा? बच्चे मना कर गए। हाँ बेटा, रोज रोज वहाँ बैठे रहने से तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। पापा जी, मैं अपनी इस बीमारी के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन वहां रहने से मैं खूब अच्छा रहता हूँ। अमर बेटा, वहाँ बैठे बैठे तुमने शहर के तमाम बच्चे और बूढ़ों से दोस्ती काट दी है और दरवाजे में जैसे मेला सा लगा रहता है। अरे ऐसे तबीयत में क्या कहीं टिक सकती है? हाँ? देखो तो सही, ऐसा फीका पड़ गया है तुम्हारा चेहरा। पापा जी, मेरा वो फकीर आज मुझे उस खिड़की में ना पाके वो लौट जाएगा। तुम्हारा वो फकीर है कौन? वही जो मुझे देश देश की बातें बता जाता है। यही तो बख्तर से मिलेगा। कहाँ? अरे मैं तो ऐसे किसी फकीर को नहीं जानता। पापा जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए उससे कहो, थोड़ी देर के लिए वो यही है मेरा फकीर, यही है मेरा फकीर है, मेरा फकीर है। मैं फकीर हूँ? अरे मैं तो ये नहीं समझ पाता कि तुम क्या नहीं हो। इस बार तुम कहाँ गए थे फकीर? मैं कोच द्वीप में गया था, अभी वहीं से चला आ रहा हूँ। कोच द्वीप? तुम्हें इतना अचरज क्यों होता है? तुम मुझे भी अपनी तरह समझते हो क्या? अरे मेरा तो कहीं जाने का कोई खर्चा ही नहीं होता। मैं तो अपनी खुशी से जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तुम्हारी बहुत मौज है फकीर। अच्छा फकीर, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो तुम मुझे अपना चेला बना लोगे, याद है ना? खूब याद है। मैं तुम्हें घूमने फिरने के ऐसे मंत्र सिखा दूंगा कि तुम्हें पहाड़ पर, समुद्र में, वन में कहीं कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ए दादा, कैसे पागलों की सी बात करते हो तुम लोग? बेटा अमल, मैं पहाड़ पर्वत समुद्र से नहीं डरता, लेकिन तुम्हारे फूफा जी के साथ अगर वैद्य आज उठे तो मेरे मंत्रों को भी हार माननी पड़ेगी। नहीं फूफा जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम वैद्य से कुछ नहीं कहना। अच्छा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं लेटा रहूंगा। लेकिन जिस दिन मैं अच्छा हो जाऊंगा ना, उसी दिन फकीर से मंत्र लेके चला जाऊंगा। तब मुझे नदी, पहाड़, समुद्र कोई पकड़ के नहीं रख सकेगा। जी बेटा, ऐसे सिर्फ जाने की रट नहीं लगाया करते। फकीर, क्रोधद्वीप कैसा दिखा है बताओ ना। क्रोधद्वीप वो बड़े अचंभे की जगह है, वो चिड़ियों का देश है। इंसान तो वहां है ही नहीं, और पक्षी भी न तो बोलते हैं न चलते हैं, सिर्फ गाते हैं और उड़ते हैं। वाह, कैसी अचंभे की जगह है। अच्छा समुद्र है? समुद्र के किनारे तो है ही। वहां के सारे पेड़ नीले होंगे। नीले पहाड़ों पर ही तो उनका बसेरा है। शाम को जब अस्त होते हुए सूरज की रोशनी उन पहाड़ों पे पड़ती है और झुंड के झुंड पक्षी लौटने लगते हैं, तब आसमान के रंग से
पहाड़ के रंग से, पक्षियों के रंग से एक अजीब समा बन जाता है। अच्छा, तो पहाड़ पे झरना भी है। लो, झरनों के बिना भी कोई बात बनती है। ऐसा लगता है कि मानो खास हीरो को ही गलाकर पिघला दिया गया हो। और उन झरनों का नाच कैसा, रोड़ों को ठुठुक ठुठुक बजाते हुए लगातार झरझर करते समुद्र में जाकर कूद पड़ते हैं। शायद के बाप की भी हिम्मत नहीं एक पल के लिए उन्हें कहीं रोक सके। अगर चिड़ियों ने मुझे एक निहायती मामूली आदमी समझकर अपनी जाति से बाहर न किया होता ना, तो मैं आज उन्हीं झरनों के पास उनके हजारों बसेरों में से किसी एक किनारे अपना घोंसला बनाकर समुद्र की लहरें देखता देखता जिंदगी के सारे दिन बिता देता। अगर मैं भी चिड़िया होता तो तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि तुमने दही वाले से कह रखा है कि बड़े होकर तुम दही बेचोगे, लेकिन चिड़ियों के देश में तो तुम्हारे दही का कारोबार न चल पाता, बल्कि उसमें तो समझो नुकसान ही होता। ए दादा, तुम लोग मिलके मुझे पागल कर दोगे। मैं तो चला भी यहाँ से। पापा जी, मेरा वो दही वाला मुझे वहाँ खिड़की में ना पाके लौट तो न जाएगा। लौट क्यों ना जाएगा? है तुम्हारे मन चाहे फकीर का हुक्म बजाकर क्रॉस द्वीप के चिड़िया के बसेरों में उड़ते फिरने से उसका पेट तो भरेगा नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए कलियत गुलिया दही का रख गया है और क्या गया है कि गांव में उसकी भांजी का ब्याह है, इससे वो कलमी टोला में शहनाई का बयान देने जा रहा है और उसे जरा सी फुर्सत नहीं है। उसने तो कहा था वो मेरी नन्ही से दुल्हन बनेगी, उसकी नाक में गुलाब और पहनावे में लाल डोरिया साड़ी होगी। वो सुबह सुबह काली गाय धोकर मुझे मिट्टी के बर्तन में पेन के साथ दूध पीने को देगी और शाम के वक्त गौशाला में दिया जलाकर मेरे पास आ बैठेगी और मुझे 7 भाइयों वाली चंपा की कहानी सुनाया करेगी। बहू तो बहुत खासी है, मैं तो फकीर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ लालच हो रहा है। लेकिन अमर, उसका इस बार ब्याह हो जाने दो। अरे कभी अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो कभी दही वाले के घर लड़कियों की कमी ही नहीं पड़ेगी। अब तो हद हो गई। ঘরে কোনা পাখি বসত করে তোকে গেলে দেনা তারা করি কি আমার ঘরে কোনা পাখি বসত করে যায় তোকে গেলে দেনা তারা করি কি পাখির কোলে পাখির বাসা নিরে থাকে মোডাসা
डाकघर में क्या मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है? हाँ, रवाना हो चुकी है, बस रास्ते में ही है। रास्ते में? किस रास्ते में? अच्छा, उसी में जो आसमान साफ हो जाने पर बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, उसी जंगल के रास्ते में है। जान पड़ता है? तुम तो सब कुछ जानते हो। हाँ हाँ, उसी रास्ते में तो है। मैं सब जानता हूँ फकीर। वही तो देख रहा हूँ, लेकिन तुमने जाना कैसे? ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है मालूम है, मैं आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ देख पाता हूँ, जैसे मैंने उसे कितनी बार देखा है। मैं देख रहा हूँ कि राजा का डाकिया अकेला पहाड़ से उतरता चला आ रहा है। उसके बाएं हाथ में लालटेन है, दाएं हाथ में चिट्ठियों का थैला। कितने दिन, कितनी रातों से वो लगातार उतरता चला आ रहा है। पहाड़ की तलहटी में जहाँ झरने का रास्ता खत्म हो गया है, वहां से वो टेढ़ी नदी की राह पकड़ के चला आ रहा है। उसके बाद जुआरी का खेत है, उसके पास से वो जो संकरी पगडंडी चली गई है ना, वो उसी को पकड़ के चला आ रहा है। दिन रात एक करके चला आ रहा है। उसके बाद एक के खेत है, वहीं से वो चला आ रहा है। नदी के किनारे एक भी आदमी नहीं, बस वो कांदा खोचा पक्षी अपनी पूंछ डुलाता हुआ घूम रहा है। दिन रात एक करके चला आ रहा है, लगातार चला आ रहा है। जो उसको आता हुआ देखता हूँ फकीर, मेरे मन की खुशी उमड़ पड़ती है। ऐसी नई आंखें तो मेरी भी नहीं है बेटा, फिर भी तुम्हारे देखने के साथ साथ मैं भी उसे देख पा रहा हूँ। जिंदाजा का ये डाकघर है, उनको तुम जानते हो? जानता क्यों नहीं, मैं तो रोज वहाँ भीख लेने जाता हूँ। भीख लेने जाते हो? तो ठीक, मैं भी भीख लेने जाया करूँगा। अरे तुम्हें तो भीख लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें जो चाहिए राजा बिना मांगे ही दे देंगे। मैं तो उनके द्वार पर जाकर ऐसे कहूँगा, जय महाराज जय, और मैं कहूँगा खंजड़ी उठा के नाचूंगा, और मेरे बाजी वो मेरा जाएगा। क्या करे, मैं ऐसे कहूँगा, बहुत मजा आएगा, खूब मजा आएगा, और इसकी वजह से राजा मुझे भी भरपेट भीख देंगे। लेकिन तुम राजा से मांगोगे क्या? मैं राजा से कहूँगा, तुम मुझे अपने डाकघर का डाकिया बना लो। मैं भी तुम्हारे डाकिये की तरह घर घर गाँव तुम्हारी चिट्ठियां बांटा करूंगा। जानते हो कि एक आदमी ने मुझसे कहा है, जब मैं अच्छा हो जाऊंगा ना, तो वो मुझे भीख मांगना सिखा देगा। कौन है वो? अरे वो तो छराम। कौन छराम? अरे वो जो अंधा और लंगड़ा नहीं है, वो रोज मेरी खिड़की पे आके बैठा रहता है। वो मेरे जैसा एक लड़का, वो पहियों वाली गाड़ी पे ना उसे बिठा के घुमाता रहता है। उसी ने कहा है कि वो मैं जब अच्छा हो जाऊंगा ना, तो मुझे भीख मांगने के नए ढंग सिखा देगा। जहाँ जी चाहेगा ना, उसके साथ भीख मांगता फिरूंगा। देखता हूँ तब तो खासे मजे की बात है। हाँ। फकीर, मैं जब फूफा जी से कहता हूँ उसे भीख देने के लिए, तो वो कहते हैं कि वो बनावटी अंधा है, बनावटी लंगड़ा है। अच्छा, मान लो कि वो बनावटी अंधा है, लेकिन ये तो ठीक है ना कि वो आंखों से नहीं देख सकता। ठीक कहते हो बेटा, लेकिन उसमें सच्चाई केवल इतनी है कि वो आंखों से नहीं देख पाता। अब तुम चाहे उसे अंधा कहो या ना कहो। अच्छा, जब उसे भीख नहीं मिलती तो तुम्हारी खिड़की में किस लिए बैठा रहता है? मैं उसे वो देश की बातें बताता हूँ ना। मुझे नहीं बताते। वो जो तुमने उस दिन हल्के देश की बात नहीं बताई थी, जहाँ किसी चीज का कोई वजन ही नहीं होता, जहाँ थोड़ा सा ही वो उछलने से वो बहुत दूर पहाड़ के पार जा सकता है। उसकी बात सुन के वो खुश हो गया था। फकीर, उस देश में और कहाँ से जा सकते हैं? भीतर की ओर से एक रास्ता है, लेकिन उसको ढूंढ पाना जरा मुश्किल है। वो बेचारा तो अंधा है, तो वो उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। इसी बात पे वो दुखी हो रहा था।
लेकिन मैंने उससे कहा, भीख मांगने के सिलसिले में तुम्हें जो इतना घूमने फिरने को मिलता है और किसी को कहाँ मिलता है। घर बैठे रहने में भी दुख की क्या बात है? नहीं, दुख नहीं है, अच्छा ही लगता है। इस कमरे में बैठे बैठे ही अच्छा लगता है। जानते हो कि पहले पहले जब मुझे इस कमरे में बैठा रखा था ना, तो लगता था जैसे दिन बीतता ही नहीं। लेकिन अब अपने इस खिड़की से राजा का डाकर देखकर अच्छा ही लगता है। एक दिन मेरे नाम की चिट्ठी आ पहुंचेगी, इस उम्मीद में मैं हमेशा बैठा रह सकता हूँ। मेरे नाम की चिट्ठी आ पहुंचेगी, इस उम्मीद में मैं हमेशा बैठा रह सकता हूँ। लेकिन फकीर, वो चिट्ठी में क्या लिखा होगा ये तो मैं जानता ही नहीं। ये ना भी जानो तो क्या हुआ, चिट्ठी में तुम्हारा नाम तो लिखा होगा ना, बस नाम लिखा होगा। तुम लोगों ने मिलकर ये क्या हंगामा खड़ा कर रखा है? क्यों, क्या हुआ? सुना है तुम लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि तुम्ही लोगों को चिट्ठी लिखने के लिए राजा ने यहाँ ढाकर खोला है। अगर ऐसा ही है तो ये क्या हुआ? पंचानन चौधरी ने गुमनाम चिट्ठी लिखकर राजा तक पहुंचा दी है। राजा तक तो सारी बातें पहुंच जाती है। अरे क्या हम नहीं जानते? तो ढेर से बहुत बातें क्यों नहीं करते? ये राजा रजवाड़े की बातें अपनी जुबान पर क्यों लेके आते हो? दादा, तुम लोगों ने तो मुझे खासी मुश्किल में डाल दिया है। फकीर, राजा क्या इस बात से नाराज होंगे? कहने से हो गया क्या नाराज होंगे? हैं? तो मेरे जैसे फकीर और तुम जैसे बच्चे से नाराज होकर वो कैसे अपना राजपाट चलाएंगे, ये हम देख लेंगे। देखो फकीर, आज रह के मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता आ रहा है। लगता है जैसे सब सपना है। अगर अभी सभी घर गायब हो जाए तो मैं राजा की चिट्ठी नहीं पाऊंगा क्या? मैं राजा की चिट्ठी नहीं पाऊंगा क्या? मेरे नाम की चिट्ठी नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी मेरे नाम की चिट्ठी। ए बाबू, क्या हुआ रे? चिट्ठी जरूर आएगी, मैं फकीर होके कहता हूँ कि चिट्ठी जरूर आएगी। आज कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। ये हंसी तो अच्छी नहीं जान पड़ती। इसने ये जो कहा है कि अच्छा लग रहा है, यही खराब लक्षण है। हमारे चक्रधर ने कहा है। कहते जी, आप चक्रधर दत्त की बात आप रहने दीजिए। आप तो बस ये बताइए कि बात क्या है? जान पड़ता है कि अब इसे रोक कर ना देखा जा सकेगा। मैं तो मना कर ही गया था, लेकिन इसे बाहर की हवा लगी गई है। कहते जी, मैंने तो इसे बाहर जाने भी नहीं दिया। दरवाजे भी अक्सर बंद रखता हूँ। इसे बड़ा घेर संभाल कर रखा है वैद्य जी मैंने। अचानक आज न जाने ये कैसी हवा चल रही है। तुम्हारे सदर दरवाजे के भीतर
बंकर की हवा चल रही है। ये सब तो अच्छा नहीं जान पता माधवदत्त। वैद्य जी, अमल ने आंखें बंद कर रखी। ताला कुंडी लगाकर घर का दरवाजा बंद कर दो। ना हो तो 2-3 दिन तुम्हारे यहाँ लोगों का आना जाना बंद ही रहे। अगर फिर भी कोई आ ही जाए तो उसके लिए खिड़की का रास्ता तो है ही। तो खिड़की की ओर से रोशनी आ रही है, उसे ढक दो, इससे रोगी की नींद चढ़ जाती है। जी, अमल का चेहरा देखकर ऐसा लगता है मानो जी एक पराया बच्चा था, इसे अपने घर लेकर आया, इसे प्यार किया, लेकिन हम जान पड़ता है कि इसे पाल ना सकूंगा। बेटे जी, वो क्या, तुम्हारे घर तो वो चौधरी आ रहा है। कैसा हंगामा है माधवदत्त। मैं चलूंगा, घर जाकर एक जहर गोली भिजवा देता हूं। अगर बचना होगा तो उसी से बांध कर रख सकोगे। अरे लड़के, चुप चुप। नहीं वकील, तुम समझ रहे हो मैं सो रहा हूं, पर मैं सोया नहीं। मैं तो जैसे सब कुछ सुन पा रहा हूं। मुझे लग रहा है जैसे मेरे माँ बाबा मेरे सिरहाने बातें कर रहे हैं। अरे माधवदत्त, आजकल तो बहुत बड़े बड़े लोगों से तेरी राम राम हो गई है। चौधरी जी ऐसा ठट्ठा ना करें, हम तो बहुत ही मामूली लोग हैं। वो तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन तेरा ये लड़का, ये तो राजा की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। चौधरी जी, ये तो बच्चा है, पागल है, आप इसकी बातों को क्यों ध्यान देते हैं? नहीं नहीं, इसमें अचरज की क्या बात है। तेरे जैसा बढ़िया घर राजा और पाएंगे भी कहाँ, देखता नहीं। इसीलिए ठीक तेरी खिड़की के सामने राजा ने नया डाकघर भी खोला है। लड़के, तेरे नाम राजा की चिट्ठी आई है। सच? सच नहीं तो और क्या, तेरा दोस्ताना जो है राजा के साथ, ये देख राजा की चिट्ठी। मुझसे 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 ठट्ठा ना करो चौधरी जी। वकील तुम बताओ ना, ये सचमुच क्या राजा की चिट्ठी है? बताओ ना। आओ, मैं फकीर होके कहता हूँ कि ये सचमुच राजा की चिट्ठी है। तो फिर मैं इसमें कुछ क्यों नहीं देख पाता? मेरी आंखों में सब कुछ सफेद दिख पड़ता है। चौधरी जी तुम बताओ ना इसमें क्या लिखा है? बताओ ना चिट्ठी में क्या लिखा है? क्यों नहीं। राजा लिखते हैं, मैं आज नहीं तो कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूं। मेरे लिए तुम लोग चने चबाने का इंतजाम रखना। राजमहल में हम मुझे पल भर के लिए भी अच्छा नहीं लगता। दुआई है चौधरी जी, इन बातों को लेकर हंसी ठट्ठा ना करें। हंसी ठट्ठा इनकी बचा लेकर हंसी ठट्ठा कर सके। दादा तुम भी पागल हो गए हो क्या? अरे मैं पागल हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं। और तभी मैं आज इस सादे कागज पर भी अक्षर देख पा रहा हूं। राजा ने लिखा है वो अमल से मिलने खुद आ रहे हैं। वो अपने साथ राजवैद को भी लेकर आएंगे। हाँ, वो सुनो, उनके बाजे बज रहे हैं। तुम सुन नहीं पाते क्या फकीर? वो सुनो। अरे और पागल हुए बिना ये लोग सुन भी नहीं पाएंगे। चौधरी जी, मुझे लगता था तुम मुझसे नाराज हो। तुम सचमुच राजा की चिट्ठी ले आओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
लाओ लाओ अपने पैरों की धूल ले लो, लाओ। चलो, इस लड़के में श्रद्धा भक्ति तो है, अकल ना सही, मन का अच्छा है। जान पड़ता है 4 पहर बीत गए, शाम का पहला तारा क्या निकला है फकीर? मैं उसे क्यों नहीं देख पाता? इन लोगों ने सारे खिड़की दरवाजे जो बंद कर रखे, मैं भी उन्हें खोल देता हूँ। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! फिर टिकट तो नहीं? कौन है? मैं पंचानंद चौधरी हूँ। पंचानंद की बोली सुनकर कौन टिकने वाला है? ये सालों कितना बड़ा जगह दिखा दो। अरे हिम्मत है तो सामने आ। डर गया मुझसे? महाराज आज रात को आएंगे। ये तो गजब हो गया। आज रात को? कितनी रात बीते सिपाही जी? 2 पहर रात में। 2 पहर रात में? जब मेरा दोस्त पहरेदार नगर की ड्योढ़ी पर घंटा बजाएगा तब? हाँ, तभी महाराज ने अपने छोटे दोस्त को देखने के लिए अपने सबसे बड़े वैद्य को भेजा है। ये क्या? चारों ओर सब कुछ बंद क्यों है? खोल दो, खोल दो, सब कुछ खोल दो। अब कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। अब मुझे कोई रोग नहीं, जरा भी दर्द नहीं। मैं उड़ पा रहा हूं, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, अंधेरे के पार के उन सब तारों को। आधी रात को जब राजा आवेंगे तब क्या तुम बिछावन से उठकर उनके साथ जा सकोगे? हाँ, मैं जा सकूंगा, मैं उड़ सकूंगा, बाहर निकल सकूं तो मेरी जान बचे। मैं राजा से कहूंगा, तुम इस अंधेरे आसमान में मुझे ध्रुव तारा दिखला दो। जान पड़ता उसे मैंने कितनी बार देखा है, लेकिन वो कौन सा है ये मैं नहीं जान सकता। वे तुम्हें सब कुछ बतला देंगे। इस घर को साफ सुथरा करके फूलों से सजाकर राजा के आने लायक बना दो। इस आदमी के यहाँ रहने से तो काम ना होगा। नहीं राजभक्त जी, ये तो मेरे दोस्त हैं। जब आप लोग नहीं आए थे तो इन्होंने ही तो मुझे राजा की चिट्ठी लगा दी थी। ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तो फिर ये इस कमरे में रह सकते हैं। बेटा, राजा तुमसे प्यार करते हैं, वो आज खुद तुमसे मिलने आ रहे हैं। तुम ना आज उनसे कुछ मांग लो। तुम तो जानते ही हो हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। मैंने तय कर लिया है पापा जी। क्या तय कर लिया है तुमने? मैं राजा से कहूंगा
तुम मुझे अपने डाकघर का डाकिया बना दो, मैं भी तुम्हारे डाकिया की तरह घर घर गांव गांव तुम्हारी चिट्ठियां बांटा करूंगा। फूफा जी, हमारे घर में राजा आएंगे, तुमने उनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया है? महाराज ने कहा है वो तुम्हारे यहाँ पर चना चबैना ही खाएंगे। चना चबैना खाएंगे? चौधरी जी, तुमने तो पहले ही बता दिया था। हम लोग को तो कुछ भी नहीं पता था। तुम तो जैसे सब कुछ जानते थे, सब कुछ जानते थे। अगर किसी को मेरे घर भेज दो तो दो चार अच्छे खाने की चीजें। कोई जरूरत नहीं है, अब सब शांत हो जाओ। लो, इसे तो नींद भी आने लगी। मैं अब इसके सिरहाने बैठूंगा। इसे नींद आ रही है, दिए की रोशनी बुझा दो। अब केवल आसमान के तारों से ही रोशनी आवे। इसे नींद आ गई है। दादा, ए दादा, तुम चुपचाप हाथ धोने क्यों खड़े हो? मुझे तो जाने कैसा डर सा लग रहा है। और ये सब जो देख रहा हूँ, ये अच्छा लक्षण है क्या? और ये हमारे घर को अंधेरा क्यों किए रहे हैं? अरे तारों की रोशनी से हमारा क्या होगा? चुप चुप करा विश्वासी, ऐसी बातें मत बोल। अमर, अमर, सो रहा है अमर। मगर मैं तो इसके लिए फूल लाई थी, इन्हें क्या मैं इसके हाथों में न दे पाऊंगी? अच्छा, लाओ दे दो अपने फूल। ये कब जागेगा? अभी तुरंत, राजा आकर इसको पुकारेंगे तब। उस समय चुपके चुपके क्या तुम लोग इससे एक बात बोलोगे? क्या कहना होगा? कहना कि सुधा तुम्हें भूली नहीं।